Right. So, students, today we are going to look at Module 8. But before we do that, I am going to go a little bit over the Viva questions which I have already provided you. ये मैंने आपको दे दिए थे. आपको पता है, इंस्ट्रक्शन भी अच्छे से पता है कि जो 12 इंटरनल मार्क्स हैं उनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट मैंने किया है कि each one of you will get a Viva question and you have to coordinate with Sir Adil for that, which question you get, and then you have to the bachelor student have to make one page answer for this. It can be typewritten, it can be handwritten, but make sure कि जो आप जवाब दें वो based हो on the notes I've given you, on the textbook, and not just simply copied or printed from the chat GPT. If you give me a chat GPT version, I will not give you a zero, but I will not give you full marks as well. So the ideal answer would be something जिसके notes आपने class में लिए हैं और टेक्स्ट बुक में से, और आपने उसमें से बनाया है, टेक्स्ट बुक में से बनाया है और आपने बनाया है फ्रॉम द नोट्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू. अब ये देखो एक चीज गौर से, और हाँ ये भी मैंने बताया था, सारे क्वेश्चन से कवर ऑल द 9 मॉड्यूल्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू. ठीक है ना, इस सारे 9 मॉड्यूल्स के सवाल है, उनको टाइटल्स भी मैंने दिए हैं. ठीक हो गया. तो अच्छा, मैंने भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो सवाल बनाए हैं ये मैंने जीपीटी में डाला. मैंने उसे बोला भाई तुम ये देखो, ये मेरा ये मेरे जो है ये नोट्स हैं और इस तरह इसके बेसिस के ऊपर तुम क्वेश्चंस बना दो. तो वो उसने बनाए, मतलब ठीक है उसने उसको फॉर्मेट दे दिया, लेकिन द क्वेश्चंस वर नॉट दैट ग्रेट. तो आई हैड टू गो ओवर इट अगेन. Obviously it made my work easier, but it's not that I just relied on that. So same for you people यार. I'm not saying तुम जीपीटी से ना पूछो, या जो भी तुम लोग एआई यूज करते हो उससे ना पूछो, 100 दफा पूछो, लेकिन उसको रिलेट करना होता है कि क्लास में तुम लोगों ने क्या पढ़ा है. So that's the way you're going to use AI, not just relying on AI alone, but definitely you're going to look at the book as well. So अगर ये दोनों चीजों को इन्फॉर्म करके अच्छे से नोट्स बना के दोगे फिर फुल मार्क्स दूंगी ना यार. तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डू. दोनों सोर्सेस से बंदा पढ़ के और अपना अपना आंसर बनाता है. तो ये देखो, ये तो फोर्थ तक तो हमने मिड टर्म से पहले किया था, फिफ्थ हमने मिड टर्म के बाद किया है. देखो फिफ्थ वाला तो बड़ा सिंपल है, इसके सारे आंसर्स जो है ना वो बुक में लिखे हुए, आराम से लिखे हुए, जो आप उनको आंसर्स दे सकते हो. ठीक है. इसी तरह ये एग्रीगेट डिमांड, मैंने 100 दफा तुम लोगों को इसकी थ्योरी बताई हुई है, इसकी एप्लीकेशंस भी मैंने तुम लोगों को पढ़ाई जरूर है. और इसके क्योंकि डायग्राम्स बनते हैं बेटा, तो मेक श्योर कि जिन बच्चों के पास ये 7th मॉड्यूल के क्वेश्चंस आए, इट्स नॉट दैट सिंपल. ओके, इनके डायग्राम्स बनाने, और जीपीटी गलत बनाता है. ये मैं कल उससे ये उसका इम्तिहान ले चुकी हुई हूँ. खैर डांट भी पड़ी उसे. मैंने कहा आई थिंक मे बी इट्स नॉट द बेस्ट एआई फॉर एनी मैथमेटिकल वर्क. सो कल मैंने ये बात रियलाइज की है कि जीपीटी इज वेरी गुड विद अंडरस्टैंडिंग, especially if you can speak very fluent English, so it understands you really really well. I haven't tried with Urdu, but English तो बहुत अच्छी समझता है, लेकिन मैथमेटिक्स जीपीटी का बड़ा वीक है. उससे दूसरे एक दो और हैं, क्लॉड वगैरह, मैंने ट्राइड देम, आई हर्ड कि दे आर बेटर एट मैथ. बट हैविंग सेड दैट, इसको मैंने ऐसे कहा इसका डायग्राम बना के दिखाओ, बकवास सारा गलत डायग्राम बनाया हुआ था. फिर डांट पड़ी उसे. फिर मैंने उसे कहा से ठीक करो, फिर एट द एंड भी ठीक करके, कोई इतना नीट क्लीन नहीं, अच्छा नहीं डायग्राम था. तो बच्चों, जिसका नंबर 7 मॉड्यूल वाले जो बच्चे हैं जिनके पास ये क्वेश्चन आए, दे आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है. तो मैं अभी तुम लोगों को बताती हूँ. ये देखो ना, ये एग्रीगेट डिमांड, यहाँ जो तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए बच्चा, जो बुक में नहीं लिखी होती, और ये जीपीटी भी नालायक, इसको इसको भी ये बात पता नहीं. बेटे देखो, एक मैंने सवाल ये पूछा है, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, तो आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इसका आउटपुट दिखाना है. ठीक है. इसमें आप क्या करोगे कि आप बनाओगे सबसे पहले एक एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई एंड लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, और उसके बाद इस वाले क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा एग्रीगेट डिमांड का एक ग्राफ बनेगा. यानी एग्रीगेट डिमांड नीचे की तरफ आपको मूव होती हुई नजर आएगी. सो इन बोथ दीज केसेस यू आर गोइंग टू, इन द फर्स्ट फेज, ड्रॉ एग्रीगेट डिमांड कर्व्स. ठीक है. एक अपवर्ड होगा, एक डाउनवर्ड होगा. कौन से, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा. बाय द वे, ये वाला जो एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज, क्वेश्चन नंबर 31, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है ये हुआ हुआ है इन द
इन द बुक। ठीक, मैं अभी दिखा भी देती हूँ। 6.2 वाले में जाके देखोगे, जाहिर है कि 32 में उसको आप रिवर्स कर दोगे। लेकिन कहने की बात, ये मेरा बच्चा जो जिनको समझ में ये बात आए कि जो एग्रीगेट डिमांड के बाद देखो ना, उसमें लिखा है ना शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में तो एग्रीगेट डिमांड की वजह से आउटपुट पे इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म से जब भी एग्रीगेट डिमांड में चेंज आती है तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इट कम्स बैक, द एग्रीगेट सप्लाई कम्स बैक एंड इट टू द सेम लेवल ऑफ लॉन्ग टर्म आउटपुट है। जो तुम लोगों को दिखा देती हूँ, ये वाले जो चैप्टर्स, और ये मैं अगेन बता रही हूँ कि ये मुश्किल है, इनके साथ डायग्राम्स बनेंगे। अगर आप लोगों को जिन्हें ये क्वेश्चंस मिले हैं उनको ये डायग्राम समझ में ना आ रहे हो तो प्लीज मुझसे पता कर लें। यू नीड टू कम, you make these diagrams, and if you cannot understand then you need to come and take a look। अब क्योंकि ये जो मैंने आज तुम लोगों को कराना है उसके साथ रिलेटेड है, तो ये देखो, मैं दिखा देती हूँ। अच्छा जी। और है, मैं आई विल शो यू दैट इट इज वेरी मच देयर। देखो बाकी भी आंसर्स बच्चा इस तरह करने हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ये वो, अब ये नजर आ रहे हैं ना तुम लोगों को? हाँ, ये देखो, इसमें ये इस वाले क्वेश्चन का डायग्राम बना हुआ है। ये अ कंट्रैक्शन इन एग्रीगेट डिमांड, अगर तुम लोग ये नोट्स खोल के देखोगे तो वो वहां पे ये होगा, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। आप ये इसमें ये देखो बेटा, कि उसने ये बताया ये एग्रीगेट डिमांड ये होता है ब्लू में जो है। और इसके साथ ना आपको आपको साथ एक टेबल, एक लेजेंड देना चाहिए कि कौन सा कलर्स में ड्रॉ कर लो तो वो आसान हो जाएगा, ना भी करो तो लेकिन ये कि कलर्स में ड्रॉ कर लो तो फायदा हो जाएगा, कोई भी कलर लगा लो। अच्छा देखो, ये ब्लू में जो आपको नजर आ रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये एग्रीगेट डिमांड 1 है। ये ब्लू में जो अपवर्ड है ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है। और ये देखो, ये जो ग्रीन है ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है। जब भी आप एग्रीगेट, अब उसने ये कहा है कि इन द फर्स्ट फेज एग्रीगेट डिमांड इज गोइंग टू गो डाउन। ये देखो यहां भी कहा ना कंट्रैक्शन इन एग्रीगेट डिमांड, वेन एवर दैट वर्ड के एग्रीगेट डिमांड कंट्रैक्ट इट गोज डाउन, तो वो ये होगा। ये देखा, तो पहली चीज क्या हुई है, सप्लाई में चेंज नहीं आया, एग्रीगेट डिमांड में चेंज आया है। और वो किस वजह से आया है उसका जो आपने एग्जाम्पल यहाँ पे देना है वो ये कि इसके 4 कंपोनेंट्स थे, इन्वेस्टमेंट वाला कंपोनेंट कम हो गया फॉर एनी रीजन, क्योंकि बिजनेस कॉन्फिडेंस कम हो गया या वट एवर रीजन। ठीक है, अब ये समझ में आ गई तुम लोगों को? अभी ये वाला जो पॉइंट देखो, यहाँ पॉइंट ए था जो इनिशियल इक्विलिब्रियम था, ये जो पॉइंट बी है ये एक अनस्टेबल पॉइंट है, विच मीन्स ये सिर्फ शॉर्ट रन का पॉइंट है जहां पे एक रिसेशन या ऑलमोस्ट डिप्रेशन लाइक फेज है, आउटपुट कम है और प्राइस लेवल भी कम आ रहा है। तो ये पहला पॉइंट है। इसके बाद क्या होता है कि मैंने ये भी पूछा हुआ है कि लॉन्ग रन में क्या पे, लॉन्ग रन में होता क्या है, जब भी एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट करते हैं, कोई भी एग्रीगेट डिमांड इम्पैक्ट जब आता है तो लॉन्ग रन में इट हैज टू गो बैक, इट हैज टू गो बैक टू द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुल्ली एडजस्ट करती हैं। यही आपने बात लिखनी है, ठीक है? वो फुल्ली एडजस्ट करती है, एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट करती हैं, नया एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनता है। अब ये देखो ना, ये दोनों जो रेड कर्व जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट पे तो ग्रीन वाले कर्व पे है ना, और वो ग्रीन वाला कर्व लॉन्ग टर्म एग्रीगेट सप्लाई को इंडिकेट करता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी एग्रीगेट डिमांड में चेंज आएगा उसके बाद एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई भी एडजस्ट करेगी और it will come back to it has to come back to the long run aggregate supply, because we are we are assuming, इस बुक में भी यही लिखा हुआ है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये assumptions है, और बैचलर्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये assumption रखें कि in the long run prices and wages are flexible, and therefore if we assume this kind of flexibility and productivity gains are not happening, और डिमांड की साइड से कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जहां पे एक्चुअल लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी चेंजेस आए, एंड सो देयरफॉर इट विल कम बैक टू इट्स पोजीशन। तो ये देखो ना, ये तुम लोग देखो कि ये
पॉइंट सी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये एक डायग्राम है। इस तरह के डायग्राम्स मैं दोबारा से आपको दिखाऊं, इस तरह के डायग्राम्स, ये वाला जो क्वेश्चंस जिनके पास भी आए, इट इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस। तो ये देखो जी, ये तो ये अच्छा, जो सेवंथ वाले हैं, जितने भी ये सेवन, जिनके पास भी ये नंबर 7 के क्वेश्चंस आए, इन्होंने इस तरह के डायग्राम्स बनाने हैं। ओके, ये नंबर 1 का तो डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया, बुक में बना हुआ है। उसी को पढ़ के अब आपने उसको ऑपोजिट साइड पे लेके आने हैं, तो एग्रीगेट डिमांड का बन जाएगा। जहां तक एग्रीगेट सप्लाई के जो है वो चेंजेस हैं, अब आप याद अगेन रखें कि एग्रीगेट सप्लाई में तब चेंज आएगा जब कोई किसी ऐसी चीज में चेंज आए जो कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी को चेंज करे। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि देखो यहाँ टेक्नोलॉजी वो चीज है जो लॉन्ग टर्म एग्रीगेट सप्लाई को भी करती है। तो इसका जो आंसर है, इस वाले 33 का जो आंसर है, उसके अंदर लॉन्ग टर्म एग्रीगेट सप्लाई भी उसमें शिफ्ट आएगा। लेकिन 34 का जो आंसर है उसके अंदर, क्योंकि हम मिसपरसेप्शन की बात कर रहे हैं, मिसपरसेप्शन लॉन्ग टर्म को इम्पैक्ट नहीं करती। जाके दोबारा से टेबल 2 देखो, टेबल 2 ऑफ द 6th मॉड्यूल में जाके देखो, मिसपरसेप्शन डू नॉट इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व, तो यहाँ पे आप उसको शो नहीं करेंगे। ठीक है, और फाइनली जो क्वेश्चन नंबर 35 भी है, ये ब्रेन ड्रेन के हवाले से है, जो कि एक्चुअली एक सप्लाई शॉक है। वाई इज इट अ सप्लाई शॉक? बिकॉज ब्रेन ड्रेन का मतलब ये है कि लोग जिनकी सबसे ज्यादा ह्यूमन कैपिटल वाले जो लोग हैं वो मुल्क से चले जाए, तो लेबर लॉस भी है, बट मोर इम्पोर्टेंटली लेबर लॉस के अलावा ये है एक ह्यूमन कैपिटल। तो लेबर एंड कैपिटल, ये दोनों चीजें सप्लाई के साथ रिलेटेड हैं, तो इट्स अ सप्लाई शॉक इन द शॉर्ट रन। अच्छा जी, और यही जो है वो सप्लाई शॉक जो शॉर्ट रन में है, ये लॉन्ग रन के अंदर भी एक नेगेटिव, एक लोअर लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम को इनिशिएट कर सकता है, और इससे आपकी एग्रीगेट सप्लाई इन द लॉन्ग रन कैन ऑल्सो not meet its its potential। तो नजर आपको डायग्राम में यही आप बनाएंगे कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ नहीं रहा, रिड्यूस हो रहा है लॉन्ग टर्म एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो इसमें इसमें इस किस्म, लेकिन इन सब में डायग्राम्स बनेंगे, दे वेरी इंपॉर्टेंट, और इस किस्म की चीजें मेजर क्वेश्चन फाइनल एग्जाम्स में भी आएंगे, और जिन बच्चों ने इसको आंसर करना है, यस, they have to make diagrams for all of these। अच्छा जी, इसी तरह आज जो मैं तुम लोगों को करवाऊंगी, ये जो मैंने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, इसमें भी आपने डायग्राम्स बनाने हैं। ये जो मॉनेटरी इंजेक्शन का है ना, ये भी बेटा आप लोगों ने डायग्राम बनाना है। मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया है, जिसके अंदर आपने मनी मार्केट के साथ साथ आपने बनानी है जो एग्रीगेट डिमांड की उसने कहा है मार्केट बनाए। वैसे तो एग्रीगेट सप्लाई भी दिखा सकते हो इस डायग्राम में, जो बुक में है वहां एग्रीगेट नहीं सप्लाई दिखाया हुआ, बट आप लोग बना सकते हैं, नथिंग रॉन्ग विद इट, इनफैक्ट दैट्स फार मोर एक्यूरेट। ठीक हो गया, तो ये मैंने कल की क्लास में आपको ये कराया था, इसमें भी डायग्राम्स बनेंगे। जहां पे डायग्राम्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको पता चल जाएगा, जहां आपने इम्पैक्ट दिखाना है ऑन आउटपुट प्राइस लेवल, जिसको इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, और एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन में इंक्रीज डिक्रीज, एग्रीगेट, तो ये सारी चीजें जब भी आपसे पूछी जाएंगी तो उसके डायग्राम्स बुक में भी हैं, और आपने भी इनको नेसेसरली बनाना है। जो कि जिनके पास ये क्वेश्चंस आ जाएंगे और जो कि इसके डायग्राम्स नहीं जिन्होंने बनाए होंगे, आई एम अफ्रेड कि उनको फुल मार्क्स मैं नहीं दूं। फुल मार्क्स तो खैर नहीं कह सकती, उनको फिर मतलब कम मार्क्स भी मिलेंगे, और बाकी भी सब लोग जो है ये प्लीज इन डायग्राम्स को अच्छे से समझ लें, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये वाली जो चीज है ना, फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी एंड मल्टीप्लायर इफेक्ट, एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ये कंट्रैक्शनरी एक्सपेंशनरी, ये फिस्कल पॉलिसी के जो सवाल हैं, ये चैप्टर नंबर 8 है एक्चुअली, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वाला 7 है, और ये तीनों 7 के सवाल हैं, 36, 37, 38, और 39 से लेकर 42 तक जो है ये
8 जो मॉड्यूल 8 जो कि मैंने दिखाया हुआ है वो है, ये मॉनेटरी पॉलिसी 7 है और फिस्कल पॉलिसी 8 है, ठीक है। एनीवे जो भी यहाँ लिखा गया है लेकिन ये इसी तरह है, ठीक, मैं आपको बता रही हूँ। Now I'm going to then now answer these 4 questions. Be very careful. ये जिनके पास भी सवाल आएंगे वो डायग्राम्स बनाएंगे। 2 डायग्राम्स यहाँ पे गिवन है, बाकी के डायग्राम्स आप खुद जो है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक, क्योंकि वो उसी चीज को इन्वर्ट करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं किस चीज की? यप, फिस्कल पॉलिसी विच इज मॉड्यूल 8, राइट। ये मॉड्यूल 8 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है जी। हाँ, बाय द वे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, चलो खैर अभी यहाँ ये पढ़ते हैं फिर मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा जी, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, वेदर जो मैंने इनिशियल आपको फॉर्म में दिए थे उसमें से भी हो सकता है मैं लिस्ट में से उठा लूँ, आई डोंट नो, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि मैंने क्या फाइनल एग्जाम बनाना। अच्छा जी, और फाइनल एग्जाम मैंने ही बनाना है, सो ऑल people studying final exam would be getting the question directly from me. तो अच्छा, अब पहली बात हाँ 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 हाँ, यहाँ पे क्या बात आ जाती है? यहाँ पे बात ये आ जाती है कि पहले तो फिर फिस्कल पॉलिसी है क्या। मैंने तुम लोगों को पहली क्लास में बताया था कि देखो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में 2 किस्म की पॉलिसीज की बात की जाती है, और दोनों ये पॉलिसीज मिलके इनको हम कहते हैं इंटरवेंशन। एक पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, ये भी तुम लोगों को कई दफा बता चुकी, मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं बनाती, सेंट्रल बैंक बनाता है, यानी कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोल मॉनेटरी पॉलिसी में, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, वो होता है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, या जैसे पिछले मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि जैसे मनी सप्लाई का कंट्रोल और इंटरेस्ट रेट भी आपस में लिंक्ड है। तो interest rate control, monetary policy, money supply, control of money supply, control of interest rate, and as well as जो इंटरनेट इसी के साथ रिलेटेड है कि जो आपके फॉरेन ट्रांजैक्शंस हैं, फॉरेन ट्रेड के डिटेल्स हैं, उसकी मॉनेटरी डिटेल्स हैं, उस सब को भी मैनेज करता है, कंट्रोल करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू अचीव इट्स वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। यूजुअली उसके अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इट इज ऑल रिलेटेड टू दैट, ठीक। दूसरी तरफ से आ जाती है आपकी फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट बनाती है, और इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक तो टैक्स पॉलिसी और दूसरी स्पेंडिंग, ठीक है। गवर्नमेंट जिसको कि हम बाद में गवर्नमेंट परचेसेस कहते हैं, तो द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग, और वो कहाँ से स्पेंड करेगी, गवर्नमेंट कहाँ से स्पेंड करेगी, कहाँ से उसके पास पैसा आएगा, टैक्स से पैसा आएगा ना। तो ये जो टैक्सेशन और आपकी स्पेंडिंग दोनों को मिला के बनती है फिस्कल पॉलिसी की, what is going to be the level of taxation, what is going to be the level of spending। और तो ये दोनों चीजें, और इससे मिलके ये क्या बनता है, बजट बनता है। और इससे पहले हम लोग जब हमने बात की थी सेविंग्स की, तो हमने पब्लिक सेविंग की भी बात की थी, जहां पे हमने देखा था कि देयर समथिंग कॉल्ड एज बजट डेफिसिट एंड बजट सरप्लस, जो कि अगर टैक्सेस आपके ज्यादा है और स्पेंडिंग आपकी कम है तो वो सरप्लस बजट है। वैसे हार्डली किसी मुल्क में होता है, हो भी सकता है, वो सेविंग के आ जाता है, सो पॉजिटिव पब्लिक सेविंग। और in the case of budget deficit, which is negative public saving, you have the taxes which are much lower, like in the case of Pakistan, taxes which are much lower than गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जहां पे डेफिसिट बजट बनता है, जो कि फिर एक प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी पब्लिक सेविंग जो है वो आपकी नेगेटिव में चली जाती है, और जब वो नेगेटिव में चली जाएगी तो फिर आपको नेट कैपिटल इनफ्लोज से उसको पूरा करना पड़ेगा। एनसीओ इज गोइंग टू बी highly negative internationally paise, so you're going to basically be asking other countries to provide you the capital to run even your government, so that's the case in Pakistan। ये बहुत ही हमारे बहुत बड़ा मसला है। तो जितना एक बैलेंस्ड बजट के करीब एक गवर्नमेंट रहती है, अभी हम इसको यहाँ भी यही बात देखेंगे, जितना हम बैलेंस्ड बजट के करीब जाएंगे उतना एटलीस्ट थ्योरेटिकली दैट इज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, ठीक।
स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स तो आपको ये सजेस्ट करती है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव डेफिसिट्स नहीं होने चाहिए, उसकी वजह से फिर बहुत सारे उसके रिपरकशंस ऐसे होते हैं जो कि विच आर वेरी नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी। अब फिर बात आ गई दोबारा, फिस्कल पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट परचेसेस और गवर्नमेंट टैक्सेशन की जो पॉलिसी है उसको हम कहेंगे फिस्कल पॉलिसी, इन विच द गवर्नमेंट मेक्स अ बजट इन ऑर्डर टू अचीव इट सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना जी, रन द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट के अंदर, अच्छा अब देखो गवर्नमेंट, हम यहाँ पे पहली बात हम करेंगे गवर्नमेंट परचेसेस की, जो कि मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हुई हूँ कि गवर्नमेंट परचेसेस का जो मतलब है वो ये है कि गवर्नमेंट विच इज ट्राइंग टू, जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह की किसी चीज के अंदर, मैं डायरेक्ट ट्रांसफर्स की गवर्नमेंट परचेसेस में टेक्निकल एस्पेक्ट है वो बात नहीं आ रही। गवर्नमेंट परचेसेस का मतलब होता है जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जिसको हम पब्लिक गुड्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर रही होती है गवर्नमेंट, तो उसको हम गवर्नमेंट परचेसेस कहते हैं। देखो हमारे मुल्क में यहाँ पे तो उन्होंने एक आपको एग्जांपल दी हुई है, द कोई डिफेंस की जो है स्पेंडिंग कर रही है गवर्नमेंट। हाँ, ये तो हमारी तरफ भी बहुत ज्यादा होती है डिफेंस स्पेंडिंग, नो डाउट। सो या डिफेंस स्पेंडिंग, सो ये देखो ना, ये डिफेंस स्पेंडिंग कर रही है गवर्नमेंट, तो वो भी स्पेंडिंग है, वो गवर्नमेंट परचेसेस के अंदर शामिल हो जाता है। या एजुकेशन, हेल्थ, दैट ऑल्सो पब्लिक गुड्स, उस पे भी जाहिर है वो सब्सिडाइज करती है गवर्नमेंट, और उसकी 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 परचेसेस आप समझ लें कि गवर्नमेंट परचेसेस होती हैं, ठीक है। और इसी तरह जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनकी जो सैलरीज वगैरह होती है, तो यहाँ यहाँ पे उसको सेव कर सकती है। जितना ज्यादा गवर्नमेंट करेगी उसको हम कहेंगे एक्सपेंशनरी fiscal policy, where the government purchases, level of government purchases is quite high, right? So that is going to be a um, uh, 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 that is going to be called as expansionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy where the level of government purchases is quite high. Obviously, तो जब गवर्नमेंट परचेसेस हाई हैं तो उनको वो कहाँ से पैसा आएगा? टैक्सेशन से ही पैसा आएगा ना। सो उसके दोनों इम्पैक्ट्स हैं। अब दोबारा दिमाग में लेके आओ इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी हो या मॉनेटरी पॉलिसी हो, ये बात अब तुम लोगों ने गौर से याद कर लेनी है। फिस्कल पॉलिसी हो या मॉनेटरी पॉलिसी हो, दोनों चीजें इंपैक्ट करती हैं एग्रीगेट डिमांड को। इसलिए जो इंटरवेंशन है, वेदर इट्स फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में, उसमें भी हमने देखा था कि मॉनेटरी इंजेक्शन की वजह से आपका जो एग्रीगेट डिमांड थी वो अपवर्ड जा रही थी, या एग्रीगेट डिमांड जो है वो उस पर इम्पैक्ट आया था, ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड, अगर गवर्नमेंट भी जब स्पेंड करेगी तो वो भी इम्पैक्ट एग्रीगेट डिमांड पे आएगा। इंटरवेंशन ऑफ एनी सॉर्ट, वेदर इट इज द whether it is fiscal from the fiscal side or the monetary side, or whether it's through fiscal policy or through monetary policy, it will always impact aggregate demand. इसीलिए कई दफा इसको एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक हो गया, यहां तक हमें बात समझ में आ गई कि ये जो इस किस्म की परचेसेस करके व्हाट द गवर्नमेंट रियली इज लुकिंग एट इज कि वो जो जी का कंपोनेंट है उसको बढ़ाए। ये देखो, जी के कंपोनेंट को बढ़ाए। एग्रीगेट डिमांड पहले यहां थी, इन्होंने सप्लाई को नहीं बढ़ाया। आप बना सकते हो शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई कर्व, कैसे बनेगा? ऐसे ये आप करके बनाना चाहो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने नहीं बनाया हुआ, आप बना सकते हैं। तो अगर आप एग्रीगेट सप्लाई कर्व यहाँ पे बनाओगे तो यहाँ हम कहेंगे जी इतना लेवल ऑफ आउटपुट था। शॉर्ट रन में सबसे पहले जब एग्रीगेट डिमांड, जब परचेसेस बढ़ती हैं, ठीक है, जब परचेसेस बढ़ती हैं तो ये AD1 से AD2 किस तरह जाती है? तुम्हें याद है ना, 4 कंपोनेंट्स थे एग्रीगेट डिमांड के, C प्लस I प्लस G। मैंने तब कहा था G को छोड़ दो, अब उस G वाला जो कंपोनेंट है उसको हम पिकअप कर रहे हैं। और ये जो आप शिफ्ट देख रहे हो एग्रीगेट डिमांड में, ये इसलिए क्योंकि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, तो जो G का कंपोनेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। सो द फर्स्ट शिफ्ट दैट यू आर लुकिंग एट ओवर हियर इज दैट द G component is increasing, right? The G component is increasing. अच्छा, वो किस लिए इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि जी बढ़ रहा है तो पूरा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है? मल्टीप्लायर इफेक्ट ये है कि जब जी का कंपोनेंट बढ़ेगा, यहां तक तो जी का कंपोनेंट बढ़ा था ना, तो उससे क्या होगा कि पहले फेज में तो एग्रीगेट डिमांड ऊपर होगी बिकॉज
जी इज इंक्रीजिंग। अब जी जब बढ़ेगा तो उसके साथ, क्योंकि आप जो है वो पैसा हुकूमत जाहिर है अपनी इकोनॉमी के अंदर ही लगा रही है ना, लोगों के पास ज्यादा आएगा और उनके पास कैपेसिटी होगी कि वो कंजम्पशन को बढ़ाएं। तो इसकी वजह से ये देखो, इसका अगेन इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। ये देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। द एडिशनल शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड दैट रिजल्ट व्हेन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इंक्रीजेस इनकम एंड देयर बाय इंक्रीजेस कंज्यूमर स्पेंडिंग। अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है तो एक दफा इंक्रीज नहीं आएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पहली दफा जो है वो इंक्रीज, ये इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर 20 बिलियन का इंक्रीज होगा तो पहले तो जी की वजह से इंक्रीज आ गया है। बट व्हेन कंज्यूमर्स, अच्छा इसी तरह जी के बाद जो है वो सी का भी जो है वो कंपोनेंट वो इंक्रीज हो सकता है। तो इसलिए वो दो दफा आपको उसका मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं कि जब एक एक जी को बढ़ाने से आपको डबल द इम्पैक्ट, आपको मेनी टाइम्स, मल्टीप्लायर का मतलब है नॉट जस्ट वंस बट मेनी टाइम्स, क्योंकि जो पहली दफा इंक्रीज होता है फिर वो दोबारा से इंक्रीज होता है। ये मैं तुम लोगों को डिटेल में नहीं करा रही। तो यानी कि ये एक प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, कंजम्पशन के लेवल की बात हो रही है जो कि फिक्स्ड होता है। तो जितना भी आपका कंजम्पशन लेवल है उस हिसाब से एक दफा नहीं बल्कि कई दफा आपकी इंक्रीज होती है, लेकिन आपने डायग्राम में एक ही दफा दिखानी है। डायग्राम में इसमें हम यही अज्यूम करें कि यहाँ पे जी की वजह से इंक्रीज है और ये सी की वजह से इंक्रीज है। सो 20 बिलियन जब आपने लगाए हैं तो सिर्फ 20 बिलियन इंक्रीज नहीं आएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट के वजह से इट विल इंक्रीज मेनी फोल्ड्स, इंक्रीज इन आउटपुट कैन बी मेनी फोल्ड्स। ठीक है, इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। अब सवाल ये भी है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट कैन गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इट कैन गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इफ देर इज कंट्रैक्शनरी, इफ देर इज, ये देखो ना यहाँ पे तो उन्होंने बात क्या की है, कंट्रैक्शन एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की, जिसको कि हमने बताया है। बट मल्टीप्लायर इफेक्ट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट कंट्रैक्शनरी, जहां पे जैसे हमारे कंट्रैक्शनरी हमें इसलिए फॉलो करनी पड़ती है कि अब आपका जो है वो कह रहा है आईएमएफ के भाई नहीं आप स्पेंड कर सकते ऑन ऑन हायर एजुकेशन, तो वो कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी हो जाएगी ना। तो वो उसका इम्पैक्ट सिर्फ इतना कम नहीं होगा कि कम उसने अपना कर दिया बजट ऑन 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 यूनिवर्सिटीज, बल्कि क्योंकि यूनिवर्सिटीज के लोग, फ्यूअर यूनिवर्सिटीज होंगी और उस वजह से, या यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएंगी तो उस वजह से उसका कंजम्पशन पे भी इम्पैक्ट आएगा और फर्दर रिसीड करेगा आपका आउटपुट। तो ये दोनों केस पे अप्लाई करेगा। अब चीज आ जाती है, सो दिस आई एम नॉट इंक्लूडिंग। अच्छा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो फिस्कल पॉलिसी के दो एस्पेक्ट्स हैं। फिस्कल पॉलिसी का एक एस्पेक्ट ये है कि जी आपका क्राउडिंग, अच्छा फिस्कल पॉलिसी का एक एस्पेक्ट ये भी है कि आपकी जो आपने पैसे लेने हैं वो क्योंकि आपकी टैक्सेशन की वजह से आते हैं, ठीक है, और इसका एक मॉनेटरी इम्पैक्ट भी है। द ऑफसेट इन एग्रीगेट डिमांड दैट रिजल्ट्स व्हेन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी रेजेस द इंटरेस्ट रेट एंड देयरबाय रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। देखिए, ये क्राउडिंग आउट का मतलब ये होता है कि जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जब भी यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे हम एग्रीगेट डिमांड में, क्योंकि ये इसका इन्वेस्टमेंट इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो याद रखें ये हम बात करें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, द इन्वेस्टमेंट विच इज डन बाय बिजनेसेस। गवर्नमेंट की तो स्पेंडिंग होती है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जो बिजनेसेस हैं उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो तुम लोग ये वेरी इंपॉर्टेंट, उसका जो इम्पैक्ट, जब हमने क्राउडिंग आउट इफेक्ट देखना है तो हम इम्पैक्ट देखेंगे थ्रू द रेजिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट, और उसके लिए हमें जब भी हम ये बनाएंगे, हम क्राउडिंग आउट का इम्पैक्ट देखेंगे तो वी विल हैव टू ड्रॉ द मनी मार्केट एज वेल। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये अच्छा, ये पहला A1 से A2 जो है वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ी क्योंकि जी बढ़ा था। अच्छा, इसी तरह जब आपका जी बढ़ा है तो आप ये देखें,
बढ़ने की बजाय इसके बाद देखिए, हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये तो जी ने बढ़ा लिया है, लेकिन मल्टीप्लायर इफेक्ट होता तो वो AD2 को आगे की तरफ जाता, यहां बनाना होता। बट दरअसल बात क्या होगी कि आपका ये ऑफसेट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये इंक्रीज होगा तो इसका क्या मतलब है कि कंजम्पशन बढ़ रही है। जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो क्या चीज होगी कि मनी मार्केट में उसका इम्पैक्ट होगा कि मनी डिमांड भी बढ़ जाएगी। कंजम्पशन बढ़ने का मतलब क्या कि मनी डिमांड बढ़े, मनी डिमांड बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, जो कि है आपकी लोकल इन्वेस्टमेंट। इसको हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इम्पैक्ट। और ये क्राउडिंग आउट इम्पैक्ट जो इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, ये दिखाया है इन केस व्हेन द expansionary fiscal policy, there is also going to be कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। आपने इसी तरह का एक डायग्राम कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के लिए भी बनाना है। जिनके पास ये सवाल आ जाए वो मुझसे भी वो बना के और मुझे भी दिखा सकते हैं। सो ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट है विच हैपन्स थ्रू द मनी मार्केट। क्योंकि क्या होगा कि जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी या गवर्नमेंट अपना पैसा लगाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट ने भी तो मार्केट से ही पैसा निकालना है ना। सो सारा का सारा जो लोनेबल फंड्स हैं वो जब गवर्नमेंट ले जाएगी, तो जब प्राइवेट सेक्टर वो लोनेबल फंड्स लेने जाएगा तो उसको हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और जब वो हायर